हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कलरीपयत्तु के ऊपर। तो फिलहाल कलरीपयत्तु बहुत चर्चे में है सोशल मीडिया में, और बहुत लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं। काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ भी बन गए हैं कलरीपयत्तु के ऊपर, और चारों तरफ ऑल ओवर वर्ल्ड हम बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में भी देखने को मिलता है कलरीपयत्तु के ऊपर। तो एज एन इंडियन वो बहुत प्राउड की बात है मेरे लिए। कलरीपयत्तु इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट इन एंटायर वर्ल्ड। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि बोधि धर्मा जो शाओलिन में जिन्होंने कुंफू स्टार्ट किया था, शाओलिन कुंफू स्टार्ट किया था, वो भी कलरीपयत्तु सीख के ही शाओलिन कुंफू स्टार्ट किया था, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आज वही मैं उसी बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। और मैं कलरी में खुद भी सीखा था, मैं खुद केरला में रहा था, खुद मैं वहाँ पे एक्सपीरियंस किया था। तो इसीलिए मैं आज कलरी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट मेरा डेवलप हुआ है, और जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कलरीपयत्तु एक बहुत ही प्राचीन कला है जो कि इंडिया के साउदर्न पार्ट केरला में शुरू हुआ था, और फिलहाल प्रैक्टिस में है, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व है। मैं कलरी सीखने के लिए केरला गया था, त्रिवेंद्रम में, जहाँ पे पूजापुरा नाम का एक जगह है, और वहाँ एक साउदर्न कलरी का इंस्टीट्यूट है जो अजीत सर चलाते हैं। उनके पिताजी भी पहले कलरी करते थे, और वो जनरेशन से वो चला रहे हैं। तो मैं वहाँ आश्रम में रह के, उनके आश्रम में रह के मंदिर के अंदर मैंने सीखा था। और वहाँ पे और मेरे साथी थे, विष्णु थे, और जो कि बहुत अच्छा कलरी का प्रैक्टिशनर है, और वो लोग इंटरनेशनली परफॉर्मेंस भी करते हैं और काफ़ी डेंजरस परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे कि आपका चेन के साथ, आग लगा हुआ चेन के साथ वो एक्ट परफॉर्म करते हैं। तलवार, जो बहुत ही शार्प तलवार होता है, उनके साथ वो एक्ट परफॉर्म करते हैं, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। तो मैं वहाँ पे काफ़ी दिन रहा, और मेरा एक कलरी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट मेरा डेवलप हुआ, और उससे पहले भी था, और मेरा एक्सपेक्टेशन जैसा था ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कलरी। मैं जो जैसे रिसर्च किया था कलरी के ऊपर, ऑलमोस्ट उसी तरह ही उन्होंने सिखाया है। तो अभी आते हैं फाइटिंग पे, मतलब कॉम्बैट पे, जो कि मेरा फील्ड है। और कलरीपयत्तु इसमें कैसे इम्पैक्ट करता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस किया है थोड़ा बहुत कलरीपयत्तु। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी आर्ट हो, कोई भी मार्शल आर्ट हो, तो वहाँ पे जब स्पैरिंग नहीं होता तो आप उसको कॉम्बैट में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें रिफाइन नहीं होता, फिल्ट्रेशन नहीं होता, आपको पता नहीं होता कि ये चीज़ कब एप्लीकेबल होगा, कब नहीं होगा, प्रोज एंड कॉन्स आपको पता नहीं होता। और बात रहा कि कैसे अभी प्रमोट हो रहा है, ये लोग बहुत लोग इन्वॉल्व है कलरी में। अभी फ़िलहाल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि उसको एक ब्रांड जैसा शुरू करें, जैसे कि शाओलिन कुंफू चाइना गवर्नमेंट ने ब्रांड जैसा शुरू किया था। फिलहाल कलरी भी ऐसा ब्रांडिंग हो रहा है, जो कि सही चीज़ है। पर इसमें क्या हो रहा है, बहुत लोग इसको एज ए फाइटिंग आर्ट, मार्शल आर्ट की जगह एज ए फाइटिंग आर्ट, मतलब फाइटिंग सिस्टम, जो सोच रहे हैं कि कलरी सीख के मैं फाइटर बनूंगा, ऐसा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि इस चीज़ का विक्टिम मैं भी हो चुका हूँ पहले। इवन जो कलरी जेन्युइनली सिखा रहे हैं वहाँ, वो लोग भी इसको एज ए कॉम्पिटिटिव कॉम्बैट सिस्टम जैसा प्रमोट नहीं करते। वो लोग इसको एज एन हेरिटेज, एज ए कल्चर, एज एन आर्ट, एज ए कला जैसा प्रमोट करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, और वो प्रमोट होना चाहिए और करना भी चाहिए। पर अभी फिलहाल काफ़ी लोग इन्वॉल्व है, इवन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी इन्वॉल्व है, टू प्रोमोट इट इन ए डिफरेंट वे। वो दर्शा रहे कि आप ये सीख के कुछ ऐसे फाइटिंग एबिलिटीज़ अचीव करेंगे जिससे आप फाइट कर पाएंगे। पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही गलत है। तो ये चीज़ इस लेवल पे ब्रांडिंग हो चुका है कि आप अगर देखेंगे कि जो सबसे फेमस कलरी का स्कूल है त्रिवेंद्रम में, बुद्धा कलरी, मैं नहीं बताने वाला, आप खुद ही देख लीजिए उसका फीस कितना होता है, मंथली फीस कितना होता है, तभी आपको पता चलेगा कि ये फिलहाल आर्ट से ज़्यादा एक बिजनेस बन चुका है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका ब्रांडिंग नहीं होना चाहिए, ना कि मैं ये बोल रहा हूँ जो कलरी सिखाते हैं वो पैसा ना कमाए। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि इसका ब्रांडिंग सही तरीके से हो, ना कि एज ए फाइटिंग स्टाइल, एज ए हेरिटेजफुल, एज ए हिस्टोरिकल मार्शल आर्ट, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऐसे हो, ना कि कोई कॉम्बैट एथलीट जाके जिसका मन है फाइटर बनने का, वो जाके सीख के उसमें अपना टाइम लगा दे, उसमें अपना एनर्जी लगा दे। वैसा नहीं होना चाहिए। तो अब आते हैं हम कलरी के साथ रिलेटेड कुछ मिथ्स के ऊपर। तो बहुत लोग इसको कंसिडर करते हैं एज द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट ऑफ एंटायर वर्ल्ड,
जो कि 100% सही नहीं, 100% एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली कलरी बहुत ही ओल्ड मार्शल आर्ट है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट, बट ओल्डेस्ट नहीं है। उसका एविडेंस अराउंड 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी में वो एग्जिस्ट करने का एविडेंस मिलता है। लेकिन रेसलिंग उससे पहले भी दुनिया में एग्जिस्ट करता था, चाहे आप वो इंडियन सिविलाइजेशन में देखें, चाहे वो ग्रीस सिविलाइजेशन में देखें, या फिर चाइनीज़ में भी शाओजियाओ होता था जिसको वो ओल्डेस्ट कुंफू बोलते थे, तो वो भी एक रेसलिंग सिस्टम ही है। और रेसलिंग ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट होके भी अभी तक क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसका भी एक रीज़न है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो चीज़ जहाँ पे ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन इन्वॉल्व नहीं होता, जहाँ पे लोगों को कुछ याद रखने को नहीं पड़ता, जहाँ पे डांसिंग मूवमेंट्स नहीं होता, वैसा चीज़ हमेशा एग्जिस्ट करता है, जहाँ का एप्लीकेशन अभी तक कंटिन्यूसली अप्लाई हो रहा है। जैसे कि केंडो हो, जहाँ मुआय थाई हो, बॉक्सिंग हो, वो सब बहुत ही पुराने कला है जो कि अभी तक लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसको बचा के रखने का ज़रूरत या फिर अपील किसी को करने को नहीं पड़ता, क्योंकि उसका एप्लीकेशन हमेशा देखने को मिलता है। और उसके सिवाय, उसके अलावा कुछ मार्शल आर्ट जो कि डेमोन्स्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, बस मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है, उस मार्शल आर्ट को हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के रखने के लिए लोगों को अपील करना पड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कलरीपयट्टू एक बहुत ही मेहनत भरा हुआ, बहुत ही हार्ड, एक हेरिटेजफुल मार्शल आर्ट है, पर कॉम्बैट स्पोर्ट नहीं है। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस मैं और एक मिथ कवर करना चाहता हूँ कि बोधिधर्मा, जो बोलते हैं कि बोधिधर्मा कलरी सीख के वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग दिया था, तो वो एक मिथ है, वो फैक्ट नहीं है। बस यही बोलना था, उसको ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है। बस एक टाइम पे ये बहुत व्हाट्सएप पे चलता था जब बाघी रिलीज हुआ था। 1542 में भारत से बौद्ध धर्मा चाइना गए थे। उन्होंने ही तुम्हारे शाओलिन टेम्पल की स्थापना की। उन्होंने वहाँ के मॉन्क्स को 18 हैंड्स ऑफ बुद्धा टेक्निक सिखाई, जो कि हमारी कलरी के अदब्बुकल का एक हिस्सा है, और हजारों वर्षों से वदक्कन स्टाइल ऑफ कलरीपयट्टू में प्रैक्टिस किया जाता है। बाघी ही पहले कलरी को प्रमोट किया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो तब एक ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि कलरी बोधिधर्मा ने सीख के कुंफू कलरी से ही इवॉल्व हुआ है। हाँ, बोधिधर्मा इंडियन था, उन्होंने ही फर्स्ट तोंगजी गोंग, जो 18 एक्सरसाइज ऑफ शाओलिन होता है, वो शुरू किया था, और उसके काफ़ी बाद शाओलिन कुंफू डेवलप हुआ था, जो कि अभी फ़िलहाल वो एनिमल स्टाइल वगैरह देखने को मिलता है। वो सब काफ़ी बाद डेवलप हुआ था बोधिधर्मा के। तो इसमें आपका कोई एविडेंस नहीं है कि बोधिधर्मा ने कलरी सीखा था और कलरी सीख के चाइना में जाके कलरी को प्रमोट किया था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का और एक हेरिटेज बेस्ड मार्शल आर्ट है। मैं खुद मणिपुरी हूँ, हाफ मणिपुरी हूँ, मेइतेई। तो मेइतेई लोगों का एक बहुत ही हिस्टोरिकल मार्शल आर्ट है जिसको थांगता बोलते हैं, जो कि बिल्कुल प्रमोट नहीं हो रहा है। जैसे कलरी हो रहा है चारों तरफ, ऑल ओवर वर्ल्ड कलरी लोग जान रहे हैं, वैसे थांगता प्रमोट नहीं हो रहा है, कोई उसके बारे में रिसर्च नहीं कर रहा है। तो मेरा यही लोगों से अपील है, जैसे कलरी को लोगों ने प्रमोट किया है, इसी तरह थांगता भी प्रमोट करे। जस्ट बिकॉज ये नॉर्थ ईस्ट से है, ये मेनलैंड तक पहुंच नहीं रहा है। तो मेरा यही अपील है कि सब लोग थांगता के ऊपर रिसर्च करें और एज ए हेरिटेजफुल हिस्ट्री बेस्ड मार्शल आर्ट जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड इसको जाना जाए। तो आखिर में मैं यही बोल के एंड करना चाहता हूँ कि कलरी आप आर्ट हिसाब से ले, ना कि फाइटिंग कॉम्बैट स्टाइल हिसाब से। और आपका कोई भी कमेंट या फिर क्वेश्चंस या फिर सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।